अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेशावर में जो कबायली अमायदीन का जिरगा हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। उन्होंने खिताब भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत दीगर सियासी अस्करी क़यादत और कबायली अमायदीन भी इसमें मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अपना खिताब किया उसमें उन्होंने वज़ीर आला KP के जो मुतालबात थे उनको मानने की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बारे में बात की। कहा है कि KP के लोग एक गयूर कौम हैं। उन्होंने कहा है कि KP के अवाम की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। ये अजीम कुर्बानियाँ तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। सवाल ये होगा कि KP के जो मसाइल हैं इन पर अब क्या वाकई वफाकी हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है, और वो NFC अवार्ड जिसमें KP के हिस्से में कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया है, आखिर ये इजलास कब बुलाया जाएगा? अपने पैनल से ये सवाल भी पूछेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कराची मलिर जेल से कैदी फरार हो चुके हैं। असल ये वाक़या क्या है और किस तरह से सिक्योरिटी के होते हुए, वहाँ पे पुलिस एहलकारों के होते हुए ये कैदी जेल से भागने में कामयाब हुए, इसको देखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में मालियाती पायदारी को मजबूत बनाने और अवामी मालियाती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने के लिए $80 करोड़ के प्रोग्राम की मंजूरी दी है। ये प्रोग्राम कितना इम्पॉर्टेंट है, मईशत के लिए कितना बेहतर होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर अपने पैनल की राय जान लेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब और आमिर खाकवानी साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं नसीर वागा साहब। हमने देखा कि आज जिरगे से खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। पेशावर में ये जिरगा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे। वज़ीर आला KP वहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ साथ कबायली अमायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खिताब किया है, KP के अवाम को गयूर कौम कहा है, उनकी कुर्बानियों को सराहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ दीगर उनसे वादे भी किए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी था कि उन्होंने वज़ीर आला KP के जो मुतालबात थे उनको मानने की यकीन दहानी कराई है। किस तरह से आप देख रहे हैं वफाकी हुकूमत KP को लेकर संजीदा नज़र आ रही है? उनके मसाइल के हल के लिए अब संजीदगी से गौर व खौज होगा? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस जरगे में जाना, KPK में इतना बड़ा जो एक वफ़द मैं कहूँगा जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल थे और भी बड़े आला तरीन मनसब के लोग वहाँ गए। मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ के लोग फील कर रहे थे, एक पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से जो एक गैप आ रहा था KPK के लोगों में और यहाँ की जो दूसरी सियासी पार्टियाँ हैं, आज इस बहुत बड़े इवेंट के बाद, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब के बाद, ये वहाँ महसूस किया जा रहा है कि वो गैप जो है वो बहुत कम हो गया है और लोग इसको इतना पॉजिटिव ले रहे हैं कि जो भी आज इश्यूज़ थे KPK को और अली अमीन गंडापुर को, वो वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मसाइल हल करने का वहाँ वादा कर लिया है। यहाँ एक और बड़ी अहम बात है कि जो KPK की कुर्बानियाँ हैं ना दहशतगर्दी में इस मुल्क के लिए, वो कभी नहीं भुलाई जा सकेंगी। देखिए, KPK की जो इस वक्त पोजीशन या सिचुएशन या उसका महल वकूअ है ना, वो एक ऐसी जगह पर वाक़या है जो अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ से ही सारे दहशतगर्द जो हैं वो पहले KPK में आते हैं और फिर दूसरे मुल्क में आते हैं। लिहाजा इन हालात में KPK सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। आप पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों की निस्बत KPK ने ज़्यादा नुकसान उठाया है दहशतगर्दी में। लिहाजा मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो डिफेंस है ना, वो KPK ने बर्दाश्त किया है। जो स्कूल में एक वाक़या हुआ बच्चों का, वो कितना होलनाक वाक़या था, वो भी बर्दाश्त किया KPK के लोगों ने। मेरा ख्याल है उनकी कुर्बानियाँ कभी नहीं भुलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज NFC अवार्ड पे जो कमेटी बनाई है, मैं समझता हूँ ये कमेटियों से मसला हल नहीं होना, इसको फौरी तौर पर हल करें और वहाँ के लोगों के अंदर जो एहसास महरूमी है, खुदारा उसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब्दुल्ला गुल साहब, आज जो कबायली मायदीन का जिरगा था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब मौजूद थे, अहम आला अस्करी और सियासी शख्सियात वहाँ पे मौजूद थी, इस जिरगे में जो फैसले किए गए और यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब की मौजूदगी, किस तरह से आप इसको रीड कर रहे हैं? कितना ज़रूरी था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी पार्टी के लोग भी वहाँ गए हुए थे और मालाकंड वगैरह से। KPK यकीनन दहशतगर्दी का शिकार रहा, लेकिन 100 अरब रुपए जो है जब मर्जर हुआ था
फाटा का, तो उस टाइम पे उनके लिए एलोकेट किए गए थे, लेकिन वो पैसे आज तक उनको नहीं मिले। नतीजा ये हुआ कि वो लोग जो है बगावत के ऊपर मजबूर हुए, और जाहिर है फिर वहाँ दहशत गर्दों ने भी अपनी आमाजगाहें जो है वो कायम करना शुरू कर दी। अफवाज पाकिस्तान को मुश्किलात हैं, तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो फौज लगी हुई है, और ये तकरीबन 1200 का जो किलोमीटर का एरिया जो खैबर पख्तूनख्वा का यानी कि 11 कोर का जो एरिया आता है, उसके ऊपर पाक फौज के जो है वो वहाँ तैनात है, जो ज़ाहिर है टीटीपी, जमातुल अहरार और दीगर इस किस्म के जो फितना तुलख्वारिज हैं उनके खिलाफ नबरदाजमा हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि KPK की तो चले, जो हुकूमत वफाक की तरफ से जो भी बातचीत थी वो तो हो गई, लेकिन वफाक ने 600 अरब जो है वो माजी में भी उनके ऊपर खर्च किए थे। लेकिन उस 600 अरब के अंदर वो क्या बना, वो जो उनकी जो काउंटर टेररिज्म डेवलपमेंट जो उसकी डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट थी वो कहाँ तक पहुंची। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नेंस के इशूज हैं वो तो जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को डील करने हैं। फिर हमने पाटा चनार के मामलात के ऊपर देखा कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो थे वो यहाँ इस्लामाबाद में पाए गए, और वहाँ तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की जानें जो थी वो ज़ाया हो गई, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। तो ये भी मेरे ख्याल में बैड गवर्नेंस की आला मसाले हैं। तो जाहिर है वफाक को जो अपने काम करने हैं वो ज़रूर करें, लेकिन जो दूसरी जानिब है उनको भी अपने आप को देखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है इसमें जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो मौजूद थे, इसके अंदर जनरल बुखारी जो उमर बुखारी हैं कोर कमांडर जो हैं वो भी मौजूद थे, और कबायली अमायदीन और दीगर जो सियासत और मेरे ख्याल में असर रसूख रखने वाले लोगों के साथ बातचीत तो हुई है, लेकिन जो डिलीवरेंस है वो तो वफाकी हुकूमत ने नहीं करनी, वो तो जो है सूबाई हुकूमत ने करनी है। बिल्कुल ऐसे ही आमिर खाक़ानी साहब, अमनो अमान के हवाले से ये जिरगा था जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और दीगर हमने देखा सियासी और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। KP में अमनो अमान क्या वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है या सिर्फ सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, या सबको मिलकर यहाँ पे अमनो अमान कायम करना होगा? आपको लगता है कि अब संजीदगी से इस तरफ देखा जा रहा है? देखिए, जो वहाँ पे अमन अमान से मुराद अगर पुलिस के इशूज होते हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, कोई डकैतियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरह के वाक़यात अगर क्राइम के बढ़ रहे होते हैं तो वो सूबाई पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जहाँ दहशत गर्दी हो रही हो और TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमें कार्रवाइयाँ कर रही हो और कार्रवाइयों में वो फोर्सेस को निशाना बना रहे हो और फोर्सेस के लोग उसमें शहीद हो रहे हो, तो मतलब यानी वो एक किस कदर खौफनाक लेवल पे जाके और ड्रेस पासिंग करके वो जो बाढ़ क्रॉस करके या बाढ़ तोड़ के या जो भी अफगानिस्तान की तरफ से आके अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो, तो आप अगर समझेंगे कि KP की पुलिस को या किसी की सूबाई पुलिस को मुकाबला वो करेगा तो आप बहुत सख्त शदीद किस्म की ज्यादती होगी। ये बात कहना, ये काम जो है ज़ाहिर बात है, यहाँ पे फोर्सेस इतना बड़ा चैलेंज है कि फोर्सेस को भी उसके लिए अपने पूरे वसाइल और पूरे बुरोकार लाना पड़ रही है, और फिर भी शहादतें हो रही है। लेकिन हमारे जवान और हमारे अफसर जो हमारे फोर्सेस दिलेरी से ज़ाहिर डटे हुए हैं और उनका अब खात्मा कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा तेजी आ रही है और ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये तो एक तो सूबे पे सिर्फ इसकी जिम्मेदारी आयद करना ये ठीक नहीं, मुनासिब नहीं। हाँ, अगर हुई ये कहे कि वहाँ पे अगर पेशावर में या मर्दान में या DI खान और जगहों पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, चोरियां बढ़ गई हैं, डकैतियां बढ़ गई हैं, ये इस तरह के वाकयात अगर जो पुलिस का एक मेन क्राइटेरिया में आती है कि वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर के इशूज आ रहे हैं, तो वो फिर आप सूबाई हुकूमत की नायली उसको कर सकते हैं। तो मिलजुल के काम करना चाहिए, लेकिन दहशतगर्दों का खात्मा जो है वो बहरहाल हमारे यहाँ एंटी काउंटर टेररिज्म जो फोर्सेज हैं वो मेनली भारत पाकिस्तान की जो फौज पाकिस्तान ही उन चीजों को लीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी कोई छोटी नहीं है, एक ग्लोबल लेवल ठीक है। वाक़ई साहब, जिस तरह से खाक़ानी साहब भी बात कर रहे थे कि सिर्फ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, वफाकी हुकूमत को अपना रोल प्ले करना होगा। आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत संजीदगी से अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है? और अगर वफाकी हुकूमत संजीदा है तो आपको लगता है कि KP की जो सूबाई हुकूमत है वो संजीदगी से इसको देख रही है या एक पेज पे चल के काम होगा? देखिए, बात यह कि जो KPK की सूबाई हुकूमत है उसके अपने एतराज़ात हैं वफाकी हुकूमत के साथ। इसके साथ साथ अमायदीन ने भी बहुत सारी रिजर्वेशन और एतराज़ात जो हैं वो आज सामने रखे हैं और अपने मुतालबात रखे हैं, जिनमें एक मुतालबा उन्होंने कहा है कि जो बिला वजह फ़ौजी चौकियाँ कायम की गई हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि सिक्योरिटी पर तो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन जगह जगह पे इस तरह की जो चौकियाँ हैं वो KPK के लोगों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं।
اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی فنڈز کے حوالے سے جو کے پی کو جس طرح متاثر کیا جا رہا ہے اور جس طرح پیچھے رکھا گیا ہے اس طرح کام نہیں چلے گا. کے پی کو پراپرلی جو فنڈز ہیں جو وعدے کے مطابق ہیں, جو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وعدہ کیا گیا ہے, وہ فوری طور پر ریلیز کیے جائیں. علی امین گنڈاپور نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ جو بقایا جات ہیں کے پی کے جو اربوں روپے بنتے ہیں وہ بھی فوری طور پر کے پی کے کی حکومت کو ریلیز کیے جائیں, تاکہ یہاں پہ مقامی طور پر جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوں گی, تب جا کر لوگ جو ہیں وہ برسر روزگار ہوں گے. یہاں جب ترقی ہوگی تو ٹیررزم کم ہوگی. میں نے پہلے بھی کہا کہ چونکہ کے پی کے دہشت گردی سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے, اور اس نے ڈیفنس کا رول ادا کیا ہے, اس نے اپنے اوپر سارا کچھ بوجھ لیا ہے, اس نے خود برداشت کی ہے. وہ دہشت گردی جو ملک کے اندر آ سکتی تھی, میرا خیال ہے اتنی بڑی قربانی تو شاید ہی کوئی دے سکتا ہو. اچھا, اس کے علاوہ فاٹا اور پاٹا کو کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کے لیے بھی درخواست کی گئی ہے وفاقی حکومت سے کہ خدارہ آگے اب بجٹ آ رہا ہے, اگر آپ پھر کے پی کے لوگوں پر ایک نیا ٹیکس لگا دیں گے تو وہاں تو حالات پہلے ہی لوگوں کے بہت خراب ہیں. تو ان حالات میں انہوں نے کہا ہے کہ الٹی یہاں پہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے. کے پی کے اندر جتنی سرمایہ کاری ہوگی ملک صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کیا مطالبات رکھے گئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے. عبداللہ گل صاحب, اپیرنٹلی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرائی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبات مانے جائیں گے یا ان مطالبات کا ماننا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں, مطالبات ماننا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونا بہت مختلف باتیں ہیں, کیونکہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی لوگوں کو مانتے ہوئے دیکھا, لیکن نیشنل ایکشن پلان کی مانتے ہوئے نہیں دیکھا. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا تو آج جو ہے وہ سیکیورٹی کے حالات بلوچستان اور خیبر پختونخوا دونوں میں مختلف ہوتے, لیکن یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ وفاق نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا, سچی جو بات ہے, اور صوبائی حکومتوں کے زمرے میں جو تقریباً 12 پوائنٹ آتے تھے انہوں نے بھی کردار ادا نہیں کیا. نا کیپیسٹی بلڈنگ یقیناً دہشت گردی سے جو ہے وہ نارمل لوگ نہیں لڑ سکتے, اسی لیے جو ہے ان کو کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسے دیے گئے تھے, جو کہ انہوں نے 96% جو ہے وہ صرف ان کی تنخواہوں اور ان کی مراد کے اندر جو ہے خرچ کیے, بجائے اس کی کہ ان کی ٹریننگ کے اوپر 4% خرچ ہوا, 100 میں سے 4%. اب آپ یہ مجھے بتائیں یہ کس کا قصور ہے؟ دوسری جانب جو ہے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے جو ہے پاکستان نے الحمدللہ بھارت کے خلاف جنگ جیتی تو اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کا جو ہے ایک دورہ ہوا, انہوں نے بھی بچوں سے وہاں خطاب کیا کالجوں کے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک میرے خیال میں اپرچونٹی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بیانیہ تھا جو کافی عرصے سے خیبر پختونخوا کے اندر بہت سر چڑھ کے بول رہا تھا, وہ بیانیہ جو ہے وہ ذرا نسبتاً جو ہے وہ میلو ڈاؤن ہوا, اور پھر افواج پاکستان جو ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ایک روابط رکھیں, اور وفاق بھی چاہتا ہے کہ روابط رکھے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, اس سے دونوں کا فائدہ ہے, اس لیے وہ ایک یہ اپرچونٹی بھی ملی. لیکن تیسری بات جو ہے, ابھی آپ امیر متقی کا دیکھیں کہ جس طریقے سے افغان وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب کی چائنا کے اندر, تو وہاں بھی معاملات جو ہے وہ کافی بہتر ہوئے, اور افغانستان کے حوالے سے کچھ ہمیں جو ہے وہ اچھی خبروں کا انتظار ہے. ہم نے سفارت خانے بھی دونوں طرف جو ہے ان کے جو ایلیویشن کر دی, اور جو ناظم الامور سے اٹھا کے ہم نے جو ہے اب باقاعدہ سفیر جو ہے وہ تعینات کی ہے. اس لیے یہ چند اچھی باتیں ہیں, لیکن ان سب کے باوجود جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, کے پی کے ساتھ جو ہے وعدے تو کیے ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جس طرح سے 100 ارب روپیہ جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی. خاقوانی صاحب, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 2010 سے اب تک کے پی کو دہشت گردی کی مد میں جو فنڈز دیے گئے ہیں 700 ارب روپے دے دیے گئے ہیں کے پی کو. ہم نے دیکھا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں فنڈز کو لے کر انہیں وفاق سے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں, جیسے کے پی نے بھی آج فنڈز کے حوالے سے بھی بات کیا کہ ہمیں پراپر جو فنڈ اناؤنس کیے جاتے ہیں ہمیں نہیں ملتے. کیا وجہ ہے کہ صوبائی حکومتیں ناراض نظر آتی ہیں, اور واقعی کیا دہشت گردی کی مد میں 700 ارب کے پی کو ملے؟ دیکھیے, اب یہ تو کے پی کی وہاں سے جو منسٹری ہے ان کی فنانس منسٹری وہی وضاحت کر سکتی ہے کہ 700 ملین نہیں, لیکن کے پی کی شکایات بہت زیادہ ہیں, اور یہ مسئلے تب بڑھ جاتے ہیں جب صوبے میں حکومت اور پارٹی کی ہوتی ہے, وفاق میں اور پارٹی کی ہوتی ہے. کے پی کی بات میں کر رہا ہوں خاص طور پہ. جب عمران خان کی حکومت تھی تو پھر کے پی میں اتنے مسائل نہیں تھے اور ان کو فنڈ ملتے بھی رہے. اب پچھلے 1 سال سے بہت زیادہ ان کے مسائل اور شکایات رہی ہیں, لیکن دیکھیں ایک مسئلہ تو بڑا جینوئن ہے جو وہ بالکل اس میں
اس میں PDM کی جو 16 ماہ کی حکومت ہے وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ جب یہ فاٹا کا مرجر ہوا تھا تو یہ وعدہ کیے گئے تھے اس وقت کے ظاہر ان کے NFC میں جو شیئر تھا فاٹا کا الگ سے تھا، تو جب صوبے میں مرج ہوا تو ایک obvious بات ہے، بہت ہی لاجیکل اور منطقی بات ہے کہ وہ پیسے تو KP صوبائی حکومت کو ملنے چاہیے، لیکن وہ نہیں کیے گئے، اور صوبوں نے بھی اس وقت وعدے کیے تھے، باقی سب صوبوں نے کہ ہم بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے دیں گے، اور خیر سے پنجاب کے پاس تو یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے منصوبے، اور پنجاب کے چیف منسٹر تو ایئر لائن بنانے کے منصوبے بنا رہی ہیں اور چیزیں کر رہی ہیں، لیکن KP کے وہاں جو ایک آپریشن زدہ علاقے ہیں اور وہاں بہت زیادہ مسائل ہیں، وہاں پہ دینے کو نہ پنجاب تیار ہے نہ سندھ تیار ہے، بلوچستان تو خیر پہلے ہی وہ اس کی اپنی شکایات چلتی رہتی ہیں، تو یہ زیادتی ہوئی ہے، وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں دور ہونی چاہیے، قطع نظر اس کی کون سی پارٹی کہیں پہ ہو، لوگوں کے مسئلے حل ہونے چاہیے، عام آدمی کے۔ باقی یہ ہے کہ اگر فنڈ ملے ہیں تو فنڈ کی نہ کی خرچ بھی ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وفاق بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا، اور خاص طور پہ جو متاثرہ علاقے ہوں جہاں پہ دہشت گردی کے بھی مسائل ہوں، جہاں پہ آپریشن بھی ہوئے ہوں، وہاں پہ اور بہت سی چیزیں وہاں پہ چل رہی ہوں، اور وہاں پہ لوگوں میں تلخیاں بھی ہوں، اور وہ اپوزیشن بھی جماعت وہاں پہ صوبائی حکومت میں ہو، یعنی تو ان کو تو یہ ہے کہ امن و امان قائم خصوصی کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، اور سب کو مل کر ایک پیج پر آ کر امن و امان کے لیے بہتر صورتحال کریٹ کرنی ہے، تاکہ KP کے عوام جو ہیں دہشت گردی کے ناسور سے باہر نکل سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، وہ ختم ہو سکیں۔ ناظرین، ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی ملیر میں جو قیدی بھاگے، آخر یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، جانیں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی ملیر سے جو قیدی ہیں جیل سے وہ فرار ہوئے، اور 200 سے زائد قیدی جیل سے فرار ہوئے ہیں، جن میں سے 78 قیدیوں کو دوبارہ دھر لیا گیا ہے، اور باقی جو ہیں وہ ابھی تک فرار ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ IG جیل خانہ جات عہدے سے برطرف کر دیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ معاملہ کیسے پیش آیا؟ کس کی غفلت ہے؟ اس سب کو، اور یہ جو سٹوری ہے پس پردہ، اس کو جان لیتے ہیں نصیر واگھا صاحب۔ یہ آخر یہ معاملہ ہوا کیا؟ یہ کس کی غفلت ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اور کیا پہلے بھی ایسی کوئی نظیر ملتی ہے؟ ہمارے سامنے ہے کوئی ایسی نظیر؟ اس سے پہلے تو اتنی بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں قیدی جو ہیں وہ کبھی جیل سے فرار ہوئے ہوں۔ میرا خیال ہے نہ پنجاب میں ہے اور نہ ہی سندھ میں ہے، بلکہ پاکستان کی کسی بھی جیل سے اتنا بڑا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب ہوا کیا ہے؟ دیکھیے، کراچی میں کچھ دنوں سے زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے، اور کل رات تقریباً 1 بجے ہوا یہ کہ وہاں پہ تھوڑے سے جھٹکے زیادہ تیز ہوئے۔ تو اصل بات ہوتی ہے کہ جیل کے اندر قیدیوں کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی کوالٹی نہ ہو جائے، کہیں کوئی بیرک نہ گر جائے۔ تو ہوا یہ کہ جیل کے عملے نے، جیل حکام نے رات کے 1 بجے تمام قیدیوں کو بیرکوں سے نکالا، یعنی وہ جو لاک اپ میں تھے ان کو ان لاک کر دیا، اور ان کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ قیدیوں نے دیکھا کہ یہاں تو بہت کم تعداد ہے جیل ملازمین کی، اب اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جیل ملازمین جن کی وہاں تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، وہ تعداد بہت کم تھی، اور قیدیوں نے وہاں سے نکلنے کا اسی وقت چند منٹوں میں منصوبہ بنا لیا۔ جب وہاں پہ ملازمین اتنے کم تھے تو قیدیوں کے درمیان اور جیل ملازمین کے درمیان ایک ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، پھر فائرنگ ہوئی، پھر ایک قیدی ہلاک ہو گیا، 5-6 قیدی زخمی ہو گئے، اور 7 جو پولیس اور جیل کا عملہ تھا وہ بھی زخمی ہو گئے، اور تقریباً 225 قیدی جو ہیں وہ موقع سے فرار ہو گئے۔ اب تک تقریباً 78 اور 80 کے قریب جو قیدی ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسنگ کیا ہوئی؟ نااہلی کہاں ہے؟ دیکھیں، جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا ان یوزول واقعہ ہوتا ہے، کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی آفت آ جاتی ہے، جیسے زلزلہ ہے یا کوئی وہاں پہ سیلاب آنے کا ڈر ہو، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیل حکام پہلے وہاں کی مقامی پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ پوری جیل کو گھیرے میں لے لیں۔ اس کے علاوہ اینٹی رائٹ فورس جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے، جو اوپر چوکیاں بنی ہوئی ہیں جیل میں، وہاں پہ تعداد ڈبل کر دی جاتی ہے، اور جیل ملازمین کو ایمرجنسی کی صورت میں تمام جیل کے عملہ جو اس وقت چھٹی پر ہو یا پہلی مارننگ شفٹ کو، اس کو بھی رات کو بلانا چاہیے تھا، تاکہ قیدیوں کو یہ خوف ہوتا کہ اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو یہاں پہ چونکہ تعداد بہت بڑی ہے پولیس کی اور
जेल हुकाम की और जेल के मुलाजमीन की। ठीक है वाक़ई साहब, कुछ मेरे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो कुछ भी हुआ ऐसा लग रहा है अपेरेंटली कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, क्योंकि ज़लज़ला जब आता है वो सेकंड्स की बात होती है और सेकंड्स में ही आपने फैसला करना होता है कि आपने आगे करना क्या है। क्या ये फैसला दुरुस्त था कि इतनी तादाद में कैदियों को आपने बाहर निकाल दिया? दूसरा मेरा सवाल ये कि रात के वक्त जो शिफ्ट्स होती हैं, क्या अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं, अगर कम थे तो क्यों बाहर निकाला? ये तो उनको पहले पता होना चाहिए कि इतनी तादाद में अगर ये लोग बाहर आए तो कुछ भी हो सकता है। बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है। मैं यहाँ पे आपको फिर बता ही दूँ कि सिंध की महकमा जेल में जो करप्शन का लेवल है, मेरा ख्याल में शायद उसका कोई ग्राफ ही ना बनाया जा सके। जेल के अंदर उस वक्त ड्यूटी पर इतने कम मुलाजमीन थे, टोटल 20 होंगे, लेकिन हकीकत में वहाँ कम अज़ कम 100 बंदा होना चाहिए था। सबसे पहली गफलत नाअहली वहाँ पे भर्तियाँ, वहाँ पर जो दाखिला का मिनिस्टर है, वज़ीर दाखिला की और IG जेल खाना जात के सारे सफारशी लोग भर्ती हुए थे और सब लोग वहां पे छुट्टी पर थे। ये जिसका दिल चाहता है जाकर रिकॉर्ड चेक कर ले। एक बात। दूसरी बात ये कि ये अचानक नहीं हुआ। कराची में पिछले कई रोज से ज़लज़ले के झटके आ रहे थे। जेल हुकाम को सारी बात का पता था। वाज़े तौर पे IG जेल समेत जो पूरी मैं कहता हूं सिंध गवर्नमेंट की यहाँ नाअहली थी, जिनको ये सारा कुछ इल्म था। क्या IG जेल को पता नहीं था कि हमने इतने कैदियों को जेल, अच्छा 2 जेलें हैं वहां देखें, एक सेंट्रल जेल कराची है, एक मलीर जेल है। ये मलीर जेल में ये वाकया हुआ है, इतना खौफनाक वाकया हुआ है। तो उनका ये काम था ना कि कबल अज वक्त उनको पता था कि ये ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, हम कराची पुलिस को बहुत बड़ी नफरी जो रिजर्व पुलिस थी उनको बुलाते। ये जो वाकया पेश आया है, वाक़ई साहब ने पूरी डिटेल हमें बता दी है, और आपको इसमें किसकी गफलत लग रही है कि किसकी ये मिसमैनेजमेंट थी, किसकी गफलत थी, और क्यों इतना बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आ गया कि इतनी तादाद में जो कैदी हैं वो फरार हो गए पुलिस के होते हुए? देखें, ये पहले भी हुआ है, शक्कर के अंदर हुआ था, जब तमाम जिनके ऊपर कच्चे के डाकू और दीगर इस किस्म के बड़े बड़े नामवर लोग थे। जनरल वहीद काकड़ उस टाइम पे जो है वो वहाँ कोर कमांडर, डिव कमांडर थे, और जो बाद में आर्मी चीफ बने। ये मैं 90s की बात बता रहा हूँ। और 100 से ज़्यादा डाकू जो थे उस टाइम पे फरार हो गए। गौस अली शाह साहब जो थे वो उस टाइम पे वजीर आला थे। तो ये बातें वहाँ होती रही हैं। और आप ये देख लीजिए कि ये जो मलीर है यहाँ कैंटोनमेंट भी है, और कैंटोनमेंट का इलाका वैसे ही हसास होता है। ये कोई गफलत में नहीं हुआ, ये एक साजिश के तहत हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हमें मालूम है कि इस किस्म की साजिशें कैसे बुनी जाती हैं, क्योंकि जेल के अंदर मुख्तलिफ कॉर्डन्स होते हैं, और मुख्तलिफ कॉर्डन्स के अंदर ये नहीं है कि अगर एक साइड हो जाए तो फिर वो दूसरी जो है, मुख्तलिफ उन्होंने बैरियर्स लगाए होते हैं, 1 2 3 4 6 7 इस किस्म के कॉर्डन्स होते हैं। और हर बैरक, हर जो है वो एक वार्ड जो है, हर जो उसके अंदर मजीद जो उसका पूरा ब्लॉक है, उन सब के अलहदा, यानी कि जेल के अंदर जेल होते हैं। और उनको इस तरीके से ये ऐसे नहीं होता कि जनाब बस वो हो गया, ज़लज़ले के झटके हुए और वहाँ कैदी सारे बाकी बाहर कैसे आगे। देखें, जिन कैदियों को पकड़ना चाहिए था ना, वो कैदी अभी नहीं पकड़े गए। अभी तो ये लिस्ट आएगी ना कि कौन कौन कैदी किस किस मतलूबा जुर्म के अंदर थे। जो थे कच्चे के, आपको बाद में पता चलेगा कि वो लोग गायब हो गए, उनको निकाल दिया गया। और जो ये पूरा का पूरा महकमा करप्ट है, पूरी की पूरी सिंध गवर्नमेंट की करप्शन की, RBOD केनाल वगैरह सबको मालूम है कि वहाँ क्या 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, 76 अरब के ऊपर चला गया। वहाँ क्या हुआ फिर, जो जब सैलाब के दिनों में पानी किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह से गरीबों की फसलों को नुकसान पहुंचा, और दीगर, यानी कि एक अजीब। ठीक है, आपको लगता है कि करप्शन है, ये मिली भगत है? खाकवानी साहब, इंटेंशनली ये वाकया पेश आया, प्लानिंग के साथ ये वाकया पेश आया, या एक्सीडेंटल हुआ ये सब कुछ? देखिए, मुझे भी ये इम्कानात लग रहे हैं कि ये कुछ तो कुछ मली भगत इसमें शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध हुकूमत की ज़ाहिर है, क्योंकि जेल जो है, जेल खाना जहाँ सूबाई महकमा है, और सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खैर से 17 साल से 18 साल से हुकूमत है उनकी वहाँ पे सिंध के, उन्होंने तमाम महकमे एक ही करके तबाह कर दी। जिस तरह हथौड़े के साथ ज़रब लगाते हैं वो शीशे के बर्तनों को, वैसे उन्होंने तहस नहस कर रखे हैं सारे। हम सब जानते हैं
बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस हद तक करप्शन चली गई है, वहाँ पे कोई मेरिट तकरीर नहीं है। बेपनाह अभी वागा साहब ठीक कर रहे थे, जो सारे सिफारिशी भर्ती होंगे और इस तरह के मामला होंगे तो जेल का ये बहुत बड़ी नाकामी और बहुत बड़ी शिकस्त है, यानी मैं समझूंगा एक बहुत बड़ा धचका है। और कई सालों बाद इस तरह के वाकया हुए और बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस के अचानक कैदियों ने प्लान किया और चीजें की। मुझे लगता है कि इनमें कुछ लोग शामिल होंगे और ये वैसे ही बात ठीक है। मेरे पास की मालूमात नहीं है कि सिंध में वहाँ पे कराची जेल मलीद जेल में कितने लोग वहाँ पे नहीं थे इस वक्त ड्यूटी के रजिस्टर में कागजों में ड्यूटी पे थे, लेकिन वैसे नहीं थे। लेकिन बहरहाल ये मैं जानता हूँ, अपनी मालूमात मेरी है कि जेलों में ये आम होता है। सुप्रीडेंट जो हैं 10, 12, 14, 15 हज़ार रुपए लेके वार्डन को और ऐसा दूसरे जो एहलकार होते हैं उनको छुट्टी भेज देते हैं। वो आगे 2, 3, 4 महीने फसलें काश्त करते हैं, अपनी करते हैं और जेल के कागजात में वो होते हैं। और वो लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में आमतौर पर नहीं होता, ये 5, 7, 8, 10 ही लोग इस तरह होते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा होते फिर वो कहीं की चेकिंग हो जाती है। लेकिन चूंकि सिंध है, चूंकि पंजाब में तो इस तरह से नहीं होता, इतना नहीं होता, ये लेवल इतना शदीद नहीं होता। सिंध है चूंकि वहाँ पे करप्शन बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हर जगह है, तो जब आपको किसी छापे का खतरा ही नहीं है तो फिर शायद बहुत ज्यादा हो। तो ये बहुत बड़ा ये फेलियर है, सिंध हुकूमत का भी फेलियर है। सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर आपको नजर आ रहा है। अब सिंध हुकूमत हम देख रहे हैं कि कैदियों की मिन्नतों पे आ गई है। डाटा तो उनके पास सारा मौजूद है, उन्हें पता है कि कौन वापस आ गया है, कौन वापस नहीं आया। अब कहा जा रहा है कि अगर आप खुद से आ जाएंगे तो ठीक है, अगर आप खुद से नहीं आते और आपको हम इंटेंशनली लेके आते हैं और फोर्सफुली लेके आते हैं तो मजीद 7 साल आपको कैद भुगतना पड़ेगी। लेकिन वो जो चले गए हैं या फिर जिनको निकाल दिया गया है, वो तो अब मुश्किल ही है कि वो इनकी पकड़ में आए। अगर इतना आसान होता तो ये जाने ही ना देते। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इकॉनमी के हवाले से कुछ अच्छी खबर आपसे शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में मालियाती पायदारी को मजबूत बनाने के लिए $80 करोड़ के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो 2 बड़े मुतालबात थे IMF से, वो मनवा लिए गए हैं। IMF ने वो तस्लीम कर लिए हैं। वो कौन से थे? एक तो दिफाई बजट में इजाफा और दूसरा तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ पर IMF राज़ी हो गया है। बजट भी आने वाला है, इसमें ये तमाम तर जो हम मईशत के हवाले से ये इशारे देख रहे हैं, फिर इस प्रोग्राम की क्या इम्पोर्टेंस है। वागा साहब, कितना हमारी मईशत के लिए बेहतर रहेगा ये प्रोग्राम और इसके साथ साथ एशियाई तरक्याती बैंक का ट्रस्ट पाकिस्तान पे होना? देखिए, ये जो $80 करोड़ का जो उन्होंने प्रोग्राम जिसकी मंजूरी दी है एशियाई तरक्याती बैंक ने, अगरचे ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद ख़बर है। और इसके साथ साथ IMF ने ये जो तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देने की बात मान ली है, ये भी लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। जबकि पिछले बजट में लोगों के ऊपर बहुत भारी टैक्स, मैं तनख्वाहदार तबके की बात कर रहा हूँ, उन पे बहुत भारी टैक्स जो है आयद किया गया था, जिससे लोगों की चीखें आज तक निकल रही हैं। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जिसकी तनख्वाह तकरीबन 4 लाख है, उसकी 1,25,000 रुपया जो है वो टैक्स में कट जाता है, जो कि बहुत बड़ी एक रकम है जो कट रही है। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है भाई? एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $80 करोड़ के प्रोग्राम और पेट्रोलियम मसनूआत पे फिर से लेवी लगना, IMF के मुतालबात मंजूर करना, हमें बाहर लोग आवाम ये कहती है, हमें इसलिए कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम TV पे प्रोग्राम करते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप लोग हमें ये बताएं कि प्याज कब सस्ता होगा, सब्जी कब सस्ती होगी, आटा कब सस्ता होगा, घी कब सस्ता होगा। वो कहते हैं आप हमें ये सारा दिन इतने बड़े बड़े फिगर सुनाते रहते हैं, करोड़ों अरबों डॉलर। भाई वो कहते हैं हमारा म्यारे ज़िंदगी तो वहीं का वहीं है। तो ज़रा ये बताएं कि ये जो इतने तरक्याती फंड्स हैं, ये जो इतने बड़ी अमाउंट्स हैं डॉलर्स की, कोई IMF दे रहा है, कोई एशियाई तरक्याती बैंक दे रहा है, कोई और मददारी, तो फिर ये जाता कहाँ है? हमारा म्यारे ज़िंदगी क्यों नहीं बेहतर होता? आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसी तरह है, आपकी सड़कें भी टूटी हुई हैं, लोगों में गुर्बत, लोग सतह गुर्बत से इतने और नीचे जा रहे हैं कि वो जो दरमियाना तबका जिसको हम कहा करते थे वो खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे। अब्दुल्ला साहब, ये प्रोग्राम की जो मंजूरी दी है एशियाई तरक्याती बैंक ने, $80 करोड़ के प्रोग्राम की मंजूरी, फिर IMF के साथ जो 2 मुतालबात हैं वो मनवाने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। इस पूरी सूरत हाल में बजट भी आ रहा है, आवाम के लिए आपको कोई रिलीफ नज़र आ रहा है? और ये जो प्रोग्राम की मंजूरी हुई है, कितना हमारी मईशत के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, स्टिक एंड कैरेट की गेम में जो है गाजरें जो हैं वो तो खा जाती हैं हुक्मरान,
और जो स्टिक्स हैं वो कौम को पड़ती रहती हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान पे जितना अभी तक जो है लोन लिया गया वो किन्होंने लिया, और उससे आम आदमी को, जो अभी जैसे कहा जा रहा था कि टूटी सड़कें हैं, बिल्कुल जिंदगी जो है वो बहुत ही सतह गुर्बत से 44% लोग जो है वो नीचे रह रहे हैं पाकिस्तान में। अब आप मुझे ये बताएं कि एक मुल्क है जिसमें सरप्लस गंदम होती है, सरप्लस चावल होते हैं, लेकिन लोग सतह गुर्बत से जो है वो नीचे रह रहे हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने की। क्यों नहीं है? बात तो ये है, बात यह है कि खेत खलियान जो है वो सोना उगल रहे हैं, लेकिन लोगों तक उनका जो है निवाला नहीं पहुंच रहा। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री का आपका देखें जनाजा निकल चुका है, 35% आपकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी मुल्क में तो फिर आप मुझे बताएं जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, और इसी तरह से सरमाया जो है वो कैसे जो है ज़र मुबादला कैसे आएगा। अब ये तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए पहली बात यह है कि जो इस टाइम पे जो इंडस्ट्री का जो बहाली है वो बड़ा ज़रूरी है। दूसरी जानिब जो है जिस तरीके से गंदम का पिछले साल मेरे ख्याल में मर्डर किया गया, बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किसानों का सत्यानाश हो गया। नतीजा यह है कि आज आप देख लें आपके गंदम जो है वो रुल रही है, लोगों ने कानों को हाथ लगाए हुए हैं और कहते हैं कि जी हम आइंदा गंदम लगाएंगे नहीं। और अभी तो आपको पता चलेगा कि इसके मसाइल कितने हैं। फिर आपको पानी का मसला जो है वो अभी भारत ने जो शुरू किया हुआ है, खरीफ और रबी की फसलों में पानी की किल्लत से आपको मालूम है कि कितना तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन इन सब के बावजूद IMF ने, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, अगर पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो मुझे ये बताएं कि एक मखसूस तबका जो हुक्मरानी करता है उनके असासे क्यों बढ़ रहे हैं और गरीब आवाम जो है वो गरीब से गरीब तर क्यों हो रही है। ये वो हकीकत है जिसको हमें जान के हमें एक ही मुल्क में रहते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, गरीब से गरीब तर हो रहा है, और वो लोग जिनके पास असासे हैं वो और ज्यादा असासे बना रहे हैं, वो और अमीर हो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए यही वो सवाल है जिस पे सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या वजह है कि जो ताकतवर और अमीर तबकात हैं वो मजीद अमीर हो रहे हैं और मिडिल क्लास गायब हो रही है, बिल्कुल डाइल्यूट कर रही है और गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है। बल्कि हमें तो इस पे हैरत होती है कि पाकिस्तान एयरलाइन नहीं चलती, और वो जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो जो यहाँ पे एक वज़ीर आज़म भी रहे जिनकी अपनी एयरलाइन थी वो बड़ी कामयाब हो जाती है। अपने समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों होता है। और अभी किसान की बात की देखें, गंदम का जो इस वक्त ऐसा तबाही उपड़ी है, पिछले साल मर्डर था तो इस साल तो महा मर्डर हुआ है। मुझे अब याद है कि 2 साल पहले 3900 में फी मन के हिसाब से गंदम ली थी। पिछले साल की मैंने वैसे कोई 3200-3300 मिली थी, लेकिन बाद में है कि 2800-2900 से चली गई थी। इस साल 2500 में गंदम मिल रही है। अब 3 सालों में खर्चे ऑब्वियसली कितने बढ़ गए होंगे, आप अंदाजा लगाएं। और वो जो गंदम का कीमत रेट है इतना नीचे है, आप यकीन से कहें कि अगले साल अरबों डॉलर इंपोर्ट करने पड़ेंगे आपको गंदम में। तो किसान बर्बाद हुआ पड़ा है, रुला पड़ा है। बारो ये हुकूमत इस लिहाज से कुछ नसीब है कि IMF के भी सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी लोन दे रहा है, सारे दे रहे हैं कर्जे। अब ये है कि इनको वो खर्च कहाँ करते हैं, कर्जों का बोझ मुल्क पे बढ़ा देते हैं या कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और आवाम को रिलीफ देता नहीं देते। फिलहाल तो ये कि पेट्रोल में उन्होंने कोई थोड़ी सी कमी करनी है। किताबों में हम पढ़ते थे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारे खेत सोना उगलते हैं। वागा साहब, हमारे किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, वो गंदम जो हम उगा रहे हैं, किसान परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम अगले साल हम गंदम ही नहीं उगाएंगे। गंदम नहीं उगाएंगे तो फिर क्या हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या उसका बोझ भी अवाम ही भुगतेगी? देखिए, मेरा अपना ताल्लुक़ एक किसान फैमिली से है, मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। आप यकीन करें मुझे दिन में 50-50 कॉल्स आ रही थी जब ये गंदम कट रही थी और कोई ख़रीदने वाला नहीं था, और आखिर 1900 रुपये मन पर, जो कि 4000 मन होनी चाहिए। आप यकीन करें कि इस साल किसान तबाह बर्बाद हो चुका है। उनका वो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ जो उन्होंने खाद पे, बीज पे, पानी पे, मालिया और उनकी अपनी मेहनत है वो सारी रायगा गई है। बल्कि मेरा ख्याल है उनको 25% भी शायद रिटर्न नहीं आया। आप बताएं, जिस मुल्क का दारो मदार ही ज़राअत पे है वो क्या करेगा। अगली बात आप देखिए, जो तनख्वाहदार तबका है, जैसे मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स यही बात कर रहे थे कि जो बड़ा तबका है वो तो टैक्स नहीं देता, जो बड़ा ताजर है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घरों में पूरे फ्लीट मर्सिडीज और BMW के खड़े हैं। आप उनकी टैक्स रिटर्न निकालें तो आप हैरान हो जाएंगे, वो कुछ नहीं देते। दूसरी जानब एक तनख्वाहदार तबका जो है, पहले तो वो उस वक्त अपना टैक्स कटवा चुका होता है जिसको कहते हैं टैक्स एट सोर्स। उसके बाद वो जो पैसे लेके आता है फिर हर चीज़ में, रेस्टोरेंट पे टैक्स,
آپ کے کپڑوں پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، گیس پہ ٹیکس، پانی پہ ٹیکس، گاڑی پہ ٹیکس، دنیا جہان کے وہ ٹیکس دیتا رہتا ہے. میں نے اس چیز کا جب کیلکولیٹ کیا، آپ یقین کریں کہ پورا 50% جو ہے نا اس کی ساری تنخواہ وہ ٹیکسوں میں گزر جاتی ہے. ٹیکس نظام کی آپ بات کریں عبداللہ صاحب، پاکستان میں جو ٹیکس نظام ہے اس میں کون سی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے؟ ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ اصلاحات لانے والے ہیں، بہتری ہوگی، لیکن معاملہ تو جو کا تو ہے، وہی سسٹم چل رہا ہے جو پہلے سے چل رہا تھا. ہائیسٹ ریٹ آف انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے دنیا کے اندر اور اس ریجن کے اندر بالخصوص. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے وہ اصل میں آپ کا خزانے کا وزیر نہیں ہوتا. وہ کوئی بہتر آپ کے معاملات کو کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ آئی ایم ایف یا دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان سے بہتر انداز میں، یعنی کہ جناب ہمیں جو ہے وہ آپ 10 مہینے کی جگہ جو ہے وہ اب 15 مہینے کے لیے لون دے دیں، آپ ہمیں جو ہے وہ 1 بلین کی جگہ 2 بلین دے دیں. یعنی کہ اس کے اندر کہیں پاکستان کا بجٹ بنانا جو ہے ان کا مقصد نہیں ہے. مجھے بتائیں 32,000 روپے کے اندر ایک آدمی جو ہے اس کے 6 بچے، اس کی فیملی ملا کے 6 لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ مجھے یہ کوئی مائی کا لال آ کے یہ بتا دے. دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ آپ یہ بالکل صحیح بات کہی، 1900 نہیں 1800 روپے پہ آپ کسان کے رونا، یہ میں لفظی نہیں بتا رہا، حقیقت میں آنسوؤں سے روئے ہیں لوگ، اور اس کے اندر آ کے کہتے تھے کہ ہمارے سے لے لو. اور آپ یہ دیکھیں ٹیکسیشن کا عالم یہ ہے کہ پورے پاکستان میں روڈوں پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، وہاں بڑھ کے پیسے لیتے ہیں، جبکہ ٹوٹی ہوئی روڈیں ہیں، لوگوں کا ستیہ ناک ہو گیا، اور آپ نے جو ہے وہ روڈوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. کہاں جاتے ہیں یہ پیسے؟ کدھر جاتے ہیں یہ پیسے؟ کیوں کر جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ 500 لوگ جو پاکستان کے اندر فیملیز ہیں ان کے جو ہے وہ 532 بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے باہر پڑے میں کیوں پڑے میں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ پتہ چلے نا ان کے متعلق. آپ جب پکڑتے ہیں غریب کو پکڑتے ہیں، جب پکڑتے ہیں. اچھا خاقانی صاحب، لوٹ ہول کہاں پہ ہے؟ کیا وزیر خزانہ صاحب کوئی بھی جو اپوائنٹ ہوتے ہیں، کیا کمپیٹنٹ بندہ اس سیٹ پہ موجود ہوتا ہے؟ کیا یہاں پہ پرابلم ہے یا پرابلم کہیں اور ہے جس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے؟ مسائل جو کہ تو ہیں، عام آدمی کی زندگی وہیں کی وہیں ہے، بلکہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اصل کام کرتا ہے لیڈر جو حکمران ہوتا ہے. وزیر خزانہ، وزرائے خزانہ آتے جاتے رہتے ہیں، ہر حکمران کو ایک سے ایک ایکسپرٹ مل جاتا ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ابھی جو وفاقی وزیر خزانہ ان کو کون لوگ جانتے تھے اس منصب سے پہلے؟ اس سے پہلے تو نون لیگ کی طرف سے ہمیشہ ساکھ ڈار ہی رہے ہیں نا. اور انگریز صاحب تو ابھی جا کے وہ پہلے بینکر تھے یا بینک کے صورت رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو چاہے صوبے کی بھی وزرائے خزانہ کی کمی نہیں ہوتی، لیڈر کے پاس پولیٹیکل ول ہونا چاہیے، اور یہ کہ لوگوں کی زندگی وہ آسان بنانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاکستان میں کئی سالوں سے مسائل ہیں ہمارے پاس، اتنا ہمارے ایکسپینس بہت زیادہ ہیں، ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے لیے، ہمارے خسارے کے بجٹ بنتے ہیں. لیکن جہاں کچھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، مثلا کسانوں کی، کاشتکاروں کی زندگیاں تو آسان ہو سکتی ہے نا. اگر انہوں نے یہ سسٹم بھی جو اب کر رہے ہیں کہ امدادی قیمت نہیں رکھنی، تو کم از کم یہ تو کریں نا کہ کھاد کی جو بوریاں بلیک ہوتی ہیں، کھاد تو بلیک نہ ہونے دیں. یہ ان پٹ جو ہے یہ تو سستی کر سکتے ہیں. سستی کم از کم کیا کرنی ہے، کنٹرول تو کر سکتے ہیں کہ جو جعلی جو سپرے ہوتا ہے، جو اس میں جعلی دوائیوں کے سپرے ہیں، ان کو تو روک سکتے ہیں نا. وہ تو صرف گورننس کا ایشو ہے. وہ اس میں آئی ایم ایف تو نہیں کہے گی نا چلیے اب اس وقت امدادی قیمت کے لیے آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، آئی ایم ایف کے مسئلے. آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ کھاد کی بوریاں بلیک ہونے دو یا جعلی سپرے ہونے دو. تو میرا خیال ہے یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے، سفاکی ہے اور بے رحمی ہے، اور ان کو کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، اور اس کی وجہ سے ہی مسائل آ رہے ہیں. اور نون ٹھیک ہے، یعنی حکومت کو چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کو آسان بنائے، کسان جو ہمارا سرمایہ ہے خدا را ان کے مسائل کو حل کریں، اور ہمارا ملک جو ہے ایک زرعی ملک ہے، اس زمین سے، اس مٹی سے مستفید ہوں، ورنہ حالات اس سے بھی برے ہوتے چلے جائیں گے. ناظرین، پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.